Welcome to the world of supply chain. So much to learn and learn to implement. We have industrial examples and courses specially designed for freshers, experienced, and students. We have a lot of exciting topics like analytical tools, lean manufacturing, blockchain, integrated logistics, sourcing, technologies, warehouse management, automation, transport solutions, Six Sigma, demand planning, business strategy, purchasing, and inventory analytics. So let's begin the journey with your instructor, Archit. And please do like and subscribe to the channel for further quality contents. Thank you. Hi friends, welcome to my channel, Supply Chain Knowledge, and today's topic is Purchase Costing Models by your instructor, Archit. तो आज हम इस कोर्स में पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि परचेज़ के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, आपकी कंपनी में जो भी परचेज़ कर रहे हैं हम प्रोडक्ट, उनकी कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इन कॉस्टिंग मॉडल्स को अप्लाई करके। इसमें एक बात नोट करिएगा, मैं अभी केवल कॉस्टिंग मॉडल्स के बारे में बता रहा हूँ। नेगोशिएशन में बहुत सारे अदर पैरामीटर्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉस्टिंग। सो यहाँ पर हम लोग केवल कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम केवल कॉस्टिंग मॉडल्स के ही बारे में बताएंगे। तो नेगोशिएशंस में जो कॉस्टिंग पार्ट आता है उसके लिए ये है बेसिकली, इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो चलिए मैं इस कोर्स में डाइव इन करता हूँ। देखिए, अगर आप एज अ कंज्यूमर भी किसी मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप कोई परचेज़ करते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन करें चाहे आप मैनुअली जाके किसी स्टोर से करें, तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिले विद मिनिमम प्राइस। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी रहता है। सेम ऐसे ही परचेज रिप्रेजेंटेटिव्स या सोर्सिंग रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी में होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका काम भी यही होता है कि उनके पास सेट ऑफ बजट होता है और वो चाहते हैं कि हमें जो सप्लायर से प्रिक्योरमेंट हम कर रहे हैं वो हमें वैल्यू प्रोडक्ट मिले और विद चीप प्राइस मिले, जिसमें क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। तो यही इस सेशन का बेसिकली मेन पर्पस है। ये जैसे वेबस्टर ने कहा है ऑलरेडी, अ फेयर रिटर्न ऑफ इक्विवेलेंट इन गुड्स सर्विसेज और मनी फॉर समथिंग एक्सचेंज्ड। तो और इसी के बेसिस पे जो भी हमारे हमारे सप्लायर परचेज एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी में, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स यही रहते हैं। तो ये इंक्रीज वैल्यू होनी चाहिए, उसमें वो इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उसी सेम वैल्यू के साथ वो प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, वो वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं विद सेम प्राइस। और तीसरी बात जो बहुत ही अच्छी बात है कि वो कॉस्ट भी रिड्यूस कर दें और वैल्यू भी इंक्रीज कर लें। तो यही उनके तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर आप बिगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यही मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक परचेज डिपार्टमेंट के। प्लस एक परचेज डिपार्टमेंट का कभी यही नहीं होता है कि वो केवल कॉस्ट रिड्यूस कराए। परचेजिंग जॉब इज टू इंश्योर दैट द प्राइस पेड इज फेयर एंड रीजनेबल। तो यहाँ पर इट इज़ मोर अबाउट द क्वालिटी प्रोडक्ट, और आप एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन करके चल रहे हैं आप उसको मेंटेन करते हुए आप कॉस्ट रिड्यूस कराएं तो बहुत अच्छी बात है। और शेयर द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन विद ऑल दी पार्टी इंगेज। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपको कस्टमर को बेनिफिट होगा अगर आपने वैल्यू इंक्रीज कराई, प्लस आप जो बेनिफिट होंगे वो आपके सप्लायर्स पे भी जाएंगे, जहां पर आप क्वालिटी डिस्काउंट्स ले सकते हैं, क्वांटिटी डिस्काउंट्स ले सकते हैं अपने सप्लायर्स के साथ, अगर आप उनके साथ एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बना के चलेंगे। चलिए, तो इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं कॉस्ट के जो हम अप्लाई करके इनमें फर्दर बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कोर्स का लाइनअप रहेगा। सबसे पहले हम लोग प्राइस एंड कॉस्ट एनालिसिस मॉडल के बारे में जानेंगे, फिर शुड कॉस्ट एनालिसिस, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, टारगेट कॉस्टिंग एंड लास्ट लर्निंग कर्व एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्राइस एंड कॉस्ट एनालिसिस में। प्राइस एनालिसिस मॉडल में बेसिकली ये होता है कि हमारे जो प्राइस कोट करता है सप्लायर, उस प्राइस को हम लेते हैं और हम अपने पब्लिक डोमेन में जाके उसको सर्च करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं। अगर हमें जस्टिफाइड लगती है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जाते हैं, नहीं तो फर्दर नेगोशिएशन मीटिंग होती है, प्राइस के बेसिस पे हम आगे चलते हैं। सिमिलरली कॉस्ट एनालिसिस भी होती है। कॉस्ट एनालिसिस में अगर आपको उस डीप इन नॉलेज मालूम है तो आप उसकी कॉस्ट पता लगाएंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उस प्रोडक्ट की एट सप्लायर एंड की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, हर एक मशीनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, ग्राइंडिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। उस कॉस्ट को एनालाइज करते हुए आप अपने पब्लिक डोमेन में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉस्ट को कंपेयर करके फिर डिसीजन लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के एक टोटल कॉस्ट ऑफ एनालिसिस होती है। टोटल कॉस्ट में आप क्या करते हैं कि पूरी कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगी, आपकी लैंडेड कॉस्ट बेसिकली, और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आप टोटल कैलकुलेट करके ही डिसीजन लेंगे कि हमें आगे जाना है सप्लायर के साथ या नहीं जाना है।
इन टर्म्स ऑफ सप्लायर सिलेक्शन। और अगर आप पहले से रनिंग उसके साथ हैं, आपके पार्टनर है, तो कोलैबोरेटिव जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्कोर फर्दर टोटल कॉस्ट एनालिसिस करके फॉर दैट पर्टिकुलर। अलग अलग कमोडिटीज़ होती हैं, अलग अलग कमोडिटीज़ में अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, तो उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉस्ट वो कम दे रहा हो, आपको ये भी देखना पड़ेगा किस ग्रेड का मटेरियल वो दे रहा है, कहाँ से प्रिक्योर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जब आप पूरे पैरामीटर स्टडी करेंगे तो आप फर्दर कॉस्ट एनालिसिस उसकी कर पाएंगे। तो ये बेसिकली 3 प्राइस मॉडल्स हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं, सेकंड आता है शुड कॉस्ट एनालिसिस। शुड कॉस्ट एनालिसिस में बेसिकली क्या, मान लीजिए आप कोई गाड़ी आप परचेज करने गए हैं, तो गाड़ी परचेज करने में आपने ये देखा कि इस कार की परचेजिंग प्राइस मेरी इतनी है, डीलर मुझ पे इतना मार्जिन लगा के बेच रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट कॉस्ट मालूम हो उस कार की कि ये इसकी ब्रेकडाउन कॉस्ट कितनी हुई है जो मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पड़ रही है, तो सोचिए आप किस हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं। सेम वैसे ही कॉस्ट अगर आपको सप्लायर से पता लगानी है तो उसके लिए होता है एक शुड कॉस्ट मॉडल। शुड कॉस्ट मॉडल में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कॉस्ट ब्रेकडाउन जो है वो सप्लायर से ले सकते हैं कि भाई आपका इतने प्रोडक्ट बनाया, आपकी हर एक मशीनिंग कॉस्ट कितनी आई, आपकी पर पार्ट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आपको ब्रेकडाउन करके देगा। मैं यहाँ से प्रिक्योर कर रहा हूँ, उसमें ये कंपोनेंट्स लग रहे हैं। वो जब आपके पास ब्रेकडाउन आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी भी कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। पब्लिक डोमेन में जाके आप कोई भी कमोडिटी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पार्ट प्रिक्योर कर रहे हैं स्टील, तो स्टील का अभी क्या चल रहा है, रॉ मटेरियल का अभी पर केजी क्या प्राइस चल रहा है और सप्लायर आपको क्या चार्ज कर रहा है, तो उससे आप बैक कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये शुड कॉस्ट मॉडल जो है ये आपके लिए एक बेंचमार्क सेट कर देता है आपकी पहले नेगोशिएशन मीटिंग में, कि आपको पता लग जाता है ब्रेक कॉस्ट ब्रेकअप के हिसाब से ये प्रोडक्ट मेरा ऐसे ब्रेक कर रहा है, तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट मीटिंग करूंगा तो मेरे पास ये कॉस्ट का ब्रेकअप है और मैं फर्दर इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे इसके साथ नेगोशिएट कर लूंगा, जिससे मेरी टोटल कॉस्ट पे इतना फर्क आएगा। तो ये बेसिकली आपके लिए एक बेंचमार्क सेट करता है। तो शुड कॉस्ट मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेगोशिएशन, इट सेट्स द बेंचमार्क फॉर द नेगोशिएटिंग प्रोसेस। चलिए, दूसरी आती है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी हम उसी एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कार प्रोक्योर की, तो ये बेसिकली अप्लाई होती है जहां पर आपकी जो आप परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप उससे बहुत काम करवाने वाले हैं, बिग हैवी मशीनरी। मान लीजिए सीएनसी आप प्रिक्योर कर रहे हैं जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है उसको प्रिक्योर करने के लिए। तो उन ये आइटम, ये टोटल जो हमारी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है ये वहां पर आती है। मान लीजिए आप कार परचेज करने गए, आपने कार परचेज कर ली, उसके बाद आप उसकी आफ्टर पोस्ट परचेज कॉस्ट एनालिसिस भी करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि अगर ये मैंने परचेज कर ली तो मेरे 1 साल के अंदर इतने टायर वियर टेयर होंगे, इतनी मेरी बार मेरी बैटरी चेंज होगी, इतना मेरे इंश्योरेंस के एक्सपेंस आएगा, इतना मेरा ऑयल लगेगा, उसमें इतनी गैस लगेगी। तो जब आप इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेंगे और उसको और उसकी हिडन कॉस्ट भी, मान लीजिए मेंटेनेंस आपको ज़्यादा हो रही है, मेंटेनेंस पार्ट उसका ज़्यादा है, जब आप टोटल ये कैलकुलेट करेंगे तब आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में आ पाएंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज अंडरस्टैंडिंग द एंटायर कॉस्ट टू ऑब्टेन एंड ऑपरेट एंड डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई है वहीं पर लग जाएगा जहां पर आपकी परचेजिंग प्राइस ज्यादा हो। एक्विजिशन कॉस्ट जो आपकी हिडन कॉस्ट है वो आप चेक कर लेंगे, यूजेज कॉस्ट है वो चेक कर लेंगे। मान लीजिए बहुत सारी मशीन में आपने पार्ट प्रिक्योर की, मशीन प्रिक्योर की, आपको इनिशियली कॉस्ट जो कोट करी है वो आपकी एग्जिस्टिंग और वो मॉडिफाइड मशीन है। मान लीजिए आपने सीएनसी ली है, तो वो कोई वेंडर ने आपको, कोई सप्लायर ने आपको बहुत चीप दाम में दे दी, आपने उसको परचेज कर लिया और उसने आपने उसकी आफ्टर मैथ और एसोसिएटेड और हिडन कॉस्ट आपने पता नहीं लगाई, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्योंकि हो सकता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही लॉजिकल बेस्ड कंपोनेंट्स हैं, ऑटोमेटेड कंपोनेंट्स हैं, जो इंडिया में प्रिक्योर हो ही नहीं पाते। अगर उसकी एएमसी में वो कवर नहीं है तो वो बाहर से आपको प्रिक्योर करने पड़ेंगे और आपको तब पता लगेगा कि उसकी आफ्टर परचेज कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा आ जाएगी, अगर आपने ये टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एनालिसिस उसकी पहले नहीं की, कि आप परेशान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम लोग की उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें डाउन टाइम ज़्यादा आ रहा है, उसके रिपेयर पार्ट ज़्यादा है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स उसके जो बने हुए हैं उसमें वो पार्ट कवर नहीं है। इसीलिए हमें ये टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग हर एक उसके कंपोनेंट्स का प्रिक्योरमेंट भी देख लें कि कहीं वो बाहर से तो नहीं आ रहा, उसकी लैंडेड कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है बिफोर आप कॉस्ट पैरामीटर से किसी भी परचेज को, आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करें। अभी मैं केवल कॉस्ट पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं कॉस्ट ही पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। चलिए, उसके बाद आते हैं हम टारगेट कॉस्टिंग पे। टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली वो होती है, मान लीजिए आपने
आपका जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है उसने बोला कि आप ये न्यू मॉडल लॉन्च करना चाह रहे हो या जो ये आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और इसकी टारगेट प्राइस आप ये रखिए क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटर्स की प्राइस है वो इतनी है या इससे कम है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं बेच पाएंगे, तो आपकी ये टारगेट प्राइसिंग है। तो यही टारगेट प्राइसिंग बेसिकली आप एक टारगेट प्राइस मिल जाते हैं तो मैक्सिमम कॉस्ट कैन बी इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट, दिस इज द मैक्सिमम कॉस्ट विच जो हम प्राइस इसकी सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहले अपनी अलाउेबल कॉस्ट निकालेंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में लग कितनी रही है। दूसरी बात, जो आपका सेट टारगेट है उसमें आप उसकी कंपोनेंट्स का ब्रेकअप करेंगे और हर एक सप्लायर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे भाई आप इसमें कितना रिड्यूस कर सकते हो, और उस रिड्यूसिंग हर एक कंपोनेंट में जब रिड्यूस कराएंगे तब उसकी असेंबली करके आप उस प्रोडक्ट को कितना मार्केट में दे सकते हो। तो जब आप सप्लायर से मिलेंगे, फर्दर नेगोशिएट करेंगे ईच कंपोनेंट पे, क्योंकि आपको मालूम है इस टारगेट के ऊपर मैं नहीं जा सकता, ये टारगेट कॉस्ट मेरी मैन्युफैक्चरिंग है और ये मेरी सेलिंग प्राइस है, तो इस टारगेट कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मैं जा ही नहीं सकता, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो वो कॉस्ट कम करनी ही पड़ेगी, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो पार्ट आपका लॉन्च नहीं हो पाएगा मार्केट में, मार्केट कंपटीशन होते कि। तो सोचिए इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आता है आपके कंपटीशन पे, आपकी कंपनी पे, अगर वही सही प्रोडक्ट सही टाइम पर लॉन्च नहीं होता है मार्केट में विद जस्टिफाइड प्राइस जो आपके कंपटीशन को मीट कर पाए। और लास्ट इसमें आता है लर्निंग कर्व एनालिसिस। ये लर्निंग कर्व एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये जो मैच्योर कंपनीज होती हैं ये उनको आ जाता है क्योंकि उनके पास जो सप्लायर पार्टनरशिप प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत लंबे से चले आते हैं, उनके कोलैबोरेशन सप्लायर से बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको मालूम होता है कि सप्लायर भी मेरे साथ कैसे कैसे मैच्योर किया है, तो वो नोट करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि भाई ये वाला सप्लायर था, पहले मैं इससे 200 यूनिट्स लेता था, अब मैं इसको फर्दर मैं अब इससे 400 लेने लगा, 8000 यूनिट, 9000 यूनिट, मैं धीरे धीरे फर्दर इसके साथ एसोसिएट होता चला गया, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भी इंप्रूव हुई हैं। वहां पर ये लर्निंग कर्व एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये कहाँ अप्लाई हो सकती है, अगर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा हो, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो डायरेक्ट लेबर है वो हाई लेबर कॉस्ट अगर आपसे चार्ज कर रहा है सप्लायर, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए अगर उसकी ऑटोमेशन पहले ही से है, सारी उसकी लॉजिक मशीन्स यूज हो रही हैं, तो वहां आप कॉस्ट ऑफ लेबर कम नहीं करा पाएंगे उससे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज उसके पास कोई बंदा है उसको उसने चेंज कर दिया फिर नई लेबर ले ली, तो स्किल मैट्रिक्स उनके पास मेंटेन हो रही है या नहीं, और स्टेबल मैन पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस सप्लायर के साथ आप ये फर्दर अप्लाई कर रहे हैं। तो ज्यादातर ये कंपनियां उनके साथ करती हैं जो इनके बहुत ही अच्छे सप्लायर्स होते हैं, जो उनके बिजनेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके साथ ये करती हैं लर्निंग कर्व। मान लीजिए अभी इसको देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए इस लर्निंग कर्व जो आपको नीचे दिख रहा हो, इस 80% लर्निंग कर्व दिखा रहा है, इसका मतलब 80% तक हम ने लर्निंग कर लिया सप्लायर के साथ, हम 80% उसके साथ एसोसिएटेड है, उसने इंप्रूवमेंट कर लिया 80% के हिसाब से। तो देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर 200 यूनिट्स हैं, जिसमें ये बोल रहा है कि वो 5 आवर्स लेता है और ₹10 पर आवर लेने के हिसाब से ₹50 पड़ता है उसको कॉस्ट पर यूनिट। ये जब इनिशियल आपने पहले ऑर्डर उसको दिया होगा उसकी प्राइस है, तो उसके साथ आप एसोसिएट किए और आपने 80% लर्निंग कर्व ले आए, तो आपने नेक्स्ट ऑर्डर जो उसको दिया वो 400 यूनिट्स का दिया, लेकिन अब उसके जो आर्स हैं वो आर्स आप रिड्यूस कर लेंगे, वो 8x4 हो जाएंगे, तो 8 जो 4 मतलब जब आप रिड्यूस कर लेंगे उसको, तो देखिए वो कितने आवर्स पे आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 आवर्स पे। ठीक है, तो 8x5 जब आप करेंगे तो वो 4 आवर्स में आ जाएगा, पहले उसका 5 लगा तो 80% ऑफ दैट इज 4 आवर्स। तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट रिड्यूस कर दी ₹40 पे। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमने एक और उस पर कैप रख दिया कि हम लोगों ने 800 यूनिट उससे प्रिक्योर की, अब देखिए वो पहले 4 घंटे लगा रहा था, अगर 80% लर्निंग कर्व है तो आज 4 घंटे को हम रिड्यूस करके 3.2 आवर्स में ला सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रोसेसेस मैच्योर हो गई होंगी, अब वो समझ गया होगा, उसकी मैन पावर स्किल्ड हो गई होगी, उसके मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर बॉटल नेक्स्ट थे वो इम्प्रूव हो गए होंगे, उसने बहुत सारे लीन कॉन्सेप्ट लगा लिए होंगे, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट लगा लिए होंगे, तो उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई होगी, जिससे आप उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ₹32 पे लेके आ गए। तो समझ रहे हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट है एक सप्लायर से कोलैबोरेट करना, और कोलैबोरेट करने के बाद तभी बोलते हैं सप्लायर, जो हमारे पार्टनरशिप प्रोग्राम्स होते हैं आप उनको बिजनेस का पार्ट बनाइए। जितना सप्लायर के साथ आप नेगोशिएट करेंगे, जितना सप्लायर को आप एज एन वैल्यू उससे लेंगे और वैल्यू उसको देंगे, उतने ही आप अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग। तो ये हमारे बिजनेस मॉडल्स थे, मैंने आपको सबका क्रक्स बता दिया है। इनको डिटेल्स के में पैरामीटर्स में आप जाएंगे, आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं और अपने पार्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक सप्लाई चेन परचेज एग्जीक्यूटिव के लिए, स्पेशली परचेज डिपार्टमेंट के लिए। तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी प्रोडक्ट देता हूँ। थैंक यू।